Hello students. Today we have to talk about a few idioms and phrases in this class. Though I have taken a few classes earlier also telling you the origins and that this class is something of the idiom phrases that has to go on. Every class we can learn around 5, 7, 10 phrases. It takes a bit of the time, but I'm trying to tell you the phrases with origin, some examples so that you can learn them better. Definitely I will go from here onwards in the coming times. We will go with the options and then you have to find out the answers. I will take up those questions as well in coming times, but right now I'm just trying to make you understand how to really crack a phrase. Let's go this. Exercises you can do very well. आपके market में n number of books are available. Mock tests are available. I am not going into that section right away. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर वो फ्रेज आप पढ़ते हो जिसमें ऑप्शन दिए रहते हैं तो ऑप्शन में भी कैसे ट्राई करते हो, कुछ लॉजिक तो आप अप्लाई ही करते हो, तो वो लॉजिक वी हैव टू लर्न इन दिस क्लास. आई एम ट्राइंग टू टेल यू लेटर वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट कि ऑप्शंस के साथ कैसे करने हैं. आई विल टीच यू दैट एज वेल इन द कमिंग क्लासेस. लेट्स बिगिन टुडे विद दिस. ओके, वन इज go getter. If you just see the phrase go getter, go and get, go getter हो जाता है. तो go getter is something you say answer is enterprising and enthusiastic person. गो गेटर, गो गेट इट. सपोज आपको कुछ काम कहें या मुझे कोई कई काम कहे तो मैं कहता हूँ अच्छा देखता हूँ यार, करते हैं यार, अभी रुक जाओ, कल करेंगे, परसों करेंगे, काइंड ऑफ थिंग, या वी शो सम रिलक्टेंस. बट दिस काइंड ऑफ पर्सन इज गो गेटर होता है. चलो देखते हैं, गो गेट इट, लेट्स डू दिस काइंड ऑफ. दिस काइंड ऑफ पर्सन एंटरप्राइजिंग, यानी कुछ भी नया वेंचर करने के लिए तैयार रहता है और एंथुजियास्टिक होता है. दैट इज गो गेटर होता है, एंटरप्राइजिंग एंड enthusiastic person. Okay, that is go get it. If you recall, if you just see the fellow, I say, मुझे तो इसको याद करते एकदम याद आ जाता है विराट कोहली. If you think of the man, see, he is such an enthusiastic spirit in the ground. चाहे वो बाउंड्री लाइन पे खड़ा रहे, चाहे वो स्लिप में खड़ा रहे, चाहे वो मिड ऑन पे खड़ा रहे, विकेट गिरते ही सबसे पहले वो आपको विकेट कीपर के पास मिलता है. He comes like anything and such a vitality. People have been accusing him was, आपको पता है ये सब तरीके के लोग होते हैं, but the man has got tremendous enthusiasm and so far he hasn't failed. He is doing very good and just because the reason he is a go-getter, किसी काम के पीछे नहीं हटता, हर काम करने के लिए तैयार रहता है. He is a go-getter kind of person. That is enterprising person होता है. अगर आप अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा. इसके लिए एक और भी फ्रेज होती है, I'll tell you some other, वो bushy tail से related होती है कुछ phrase. I will talk about that phrase some other time. Anyway, go getter I have told you. Okay. Then we have a phrase to make a beeline. शायद मैंने पहले ये कराई होगी phrase आपको, अगर नहीं की हुई तो आपको आनी चाहिए, अगर नहीं गई है तो आप समझ लेते हैं. To make a beeline. भाई बीज कैसे एक के पीछे एक चलती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं ऐसे, ठीक है. तो वो फिल्मों में मैंने देखा है, कार्टून में, अगर वो एक के पीछे एक चल रही होती हैं, ऐसे लाइन बनाकर चलते हैं. टू मेक अ बी लाइन होता है. मीन्स व्हाट, यू कैन से टू हेड हरिडली इन वन डायरेक्शन. से लाइक दैट. टू मेक अ बी लाइन होता है. जैसे बीज एक के पीछे एक तेज़ी से एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाती हैं, वैसे ही जो ये मेक अ बी लाइन करना, एक ही डायरेक्शन में चलते जाना होता है. सी, व्हेन फर्स्ट टाइम दिस एप्पल फ़ोन वाज अनाउंस्ड लॉन्च्ड इन द कंट्री, पीपल मेड अ बी लाइन इन फ्रंट ऑफ द शॉपिंग मॉल्स. वी से लाइक दैट, बी लाइन. पहले जब रिज़ल्ट निकलता था, अब तो इंटरनेट पर आता है, बट मेरे टाइम की बात करूँ, आज से 15-20 साल पहले जब रिज़ल्ट निकलता था तो स्टूडेंट्स यूज टू मेक अ बी लाइन in front of the
कॉलेज और द स्कूल से बी लाइन होता है, एक ही डायरेक्शन में भागना होता है से, दैट्स व्हाट द केस इज। जो ये गो गेटर की फ्रेज थी, आई जस्ट रिकॉल दी फ्रेज, वी से शाइनी आईज एंड बुशी टेल्ड पर्सन होता है। शाइनी आईज एंड बुशी टेल्ड, वही बहुत एक्टिव, बड़ा एंथुजियास्टिक पर्सन, कभी एक जगह पर टिक के बैठने वाला नहीं, हमेशा एक्टिव रहेगा। कौन? स्क्विरल। दिस इज कम, कौन कैसी होती है स्क्विरल? शाइनी आइड एंड बुशी टेल्ड पर्सन होता है। स्क्विरल की आइज कैसी होती हैं? शाइन, और कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठती, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो वैसे वाला, और आप रिलेट करो तो बिलीव मी, विराट कोहली वैसे जैसे पर्सन लगता है। तो शाइनी आइड एंड बुशी टेल्ड पर्सन और द गो गेटर और एंटरप्राइजिंग पर्सन, सब एंथुजियाज्म से एसोसिएटेड है। दैट्स व्हाट द केस इज। टू मेक अ बी लाइन, आई टोल्ड यू। Another phrase we see is to send someone to Coventry. To send someone to Coventry is the phrase. आंसर पहले लिखें। Refuse to associate with, we say, you can say like this, cut off from the mainstream, you say refuse to associate with होता है। अब anyway इसी से याद करिए, because this will give you other wrong meaning. Let's understand from this only. To send someone to Coventry means refuse to associate with. What do you understand by this? Coventry is the place, इंग्लैंड के पास एक जगह थी जो कॉवेंट्री जिसे वो बोलते हैं। वहाँ पर जो भी उनके आर्मी में जो लोग रूल को फॉलो नहीं करते थे और दे वांटेड टू मेक ए पार्टी ऑफ देयर ओन और समथिंग, जो रिबेलियस काइंड ऑफ कैरेक्टर थे, तो नॉर्मली कोर्ट मार्शल इंडिया में होता है भी उसको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से, बट फिर भी बंदा नहीं मान रहा है, तो इंस्टेड कि वो पूरे सिस्टम को ख़राब करे, ऐसे लोगों को वो कॉवेंट्री में भेज देते थे। तो दोज पीपल कुड नॉट रियली interact with anyone, refused to associate with. So they were refused to associate with anyone. They were sent to Coventry, means secluded kind of thing. इसलिए मैंने कहा था cut off from the mainstream हो जाता है, यानी वो refused to, you say like that, refused, आप लिखिए यहाँ पर, refused to associate with, वो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते थे, उनको कट ऑफ कर दिया जाता था, वो कवेंट्री में भेज देते थे। किनको? ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर जो सोल्जर्स इस तरीके से मिसबिहेव करते थे, सो दे वर सेंट टू दिस कॉवेंट्री। दैट इज़ व्हाट वी कॉल टू सेंड समवन टू कॉवेंट्री हो जाता है। ओके, तो उसे आप ऐसी जगह पर भेज देते हैं ताकि वो सोशल स्ट्रीम के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ एसोसिएट ना हो पाए, ऐसा। देन वी हैव ईगर बीवर। दिस इज eager weaver is known as industrious person, diligent हो जाता है। This kind of person is industrious person or diligent person, means hard working person, you can say, we can write this also अगर आप चाहें तो, hard working person, assiduous होता है। ये सारे किसके लिए यूज़ होते हैं? जो बहुत ही मेहनत कश इंसान हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ईगर बीवर होता है। ओके, अब बीवर देखें भैया क्या है, तो बीवर काइंड ऑफ इज अ काइंड ऑफ रॉडेंट होता है। रॉडेंट समझते हो ना, जैसे चूहे होते हैं। चूहे का, आप जो चूहे नॉर्मली आपने कभी बड़े बड़े चूहों के फोटोग्राफ देखी हो या आपके घर में कभी घुसाए हो, उससे भी बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े मोटे से होते चूहे की ब्रीड के ही हैं। एंड दे आर रियली अप्रिशिएटेड, सबसे बड़ा रॉडेंट मानते हैं इसको, सेकंड इन लाइन इसको, बीवर को। ये ऐसे होते हैं कि अपने लिए डैम बना लेते हैं,
मीन्स व्हाट डैम, भी लकड़ियाँ इकट्ठी कर करके पूरा एक ऐसा बाढ़ सी बना लेंगे नाले में किसी पानी के अंदर, कि अपने लिए एक ऐसा पानी का एरिया बना लेते हैं जिसमें वो आराम से रह सकते हैं, दूसरा आदमी उसमें नहीं आ पाएगा। तो मेड काइंड ऑफ रुकावट बना लेते हैं। बांध बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, डैम बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, कि अपने लिए पूरा, देखिए कोई ऐसा छोटा सा क्रीचर अपने लिए कुछ इस तरीके से पूरा बना ले डैम टाइप की चीज़, तो इट मीन समथिंग ग्रेट। तो ये बहुत ईगर बीवर होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग मानता है, बिकॉज वो कोई क्रीचर अपने लिए इतना कुछ कर पाए, तो वी कंसिडर दिस ईगर बीवर। बीवर इज द क्रीचर द वन हु मेक्स इज गुड एट मेकिंग डैम्स एंड ऑल, वो ईगर बीवर होता है। When I was reading the explanation, the book was also saying this phrase is used for some new recruitees in army. ब्रिटिश में, ब्रिटेन के टाइम की बात कर रहा है, आजकल का मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लिख रहा था कि ब्रिटेन के टाइम पर वो जो नए नए सोल्जर्स आते हैं, दे वांट टू इम्प्रेस देयर कमांडर्स एंड ऑल, सो दे आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क दे गिव एंड देन दे आर वर्किंग रिलेंटलेसली। तो अल्टीमेटली फिर वो भी क्या हुए, नॉर्मली बाद में ये फ्रेज़ जो है ऐसे सोल्जर्स के लिए यूज़ होने लगी जो न्यू रिक्रूटीज थे और जो बहुत ज़्यादा कमांडर की ज़रा सी बात भी मान लेते थे, कुछ भी कर लेते थे। दे आर नोन एज ईगर बीवर्स। ओके, देन अनदर फ्रेज, हश मनी। आंसर इज ब्राइब। हश मनी, आंसर इज ब्राइब। सिंपल समझ आता है, हश मनी है। अगर आप हश देखोगे डिक्शनरी में तो हश का मतलब है क्वाइट, साइलेंट वाला। तो ये जो ब्राइब वाले पैसे हैं तो कोई चुपके से ही आपको देता है, किसी को पता ना चले, ये हश मनी होती है जो चुपके से आती है, किसी को मालूम नहीं होता। तो ऐसे वाले जो पैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो हश मनी होती है, वो क्वाइट मनी होती है, यानी वो ब्राइब होती है। ओके, सो नाउ वी नो गो गेटर, गो गेट इट। सचिन तेंदुलकर की ऐड भी मुझे आती थी, वो किसी वीज़ा कार्ड के लिए कहते थे गो गेट इट, मीन्स चार्ज करना। तो गो गेट अप इज एंटरप्राइजिंग पर्सन, मेक ए बी लाइन, मैंने कहा 20 से चलता है। सेंड समवन टू कोवेंट्री, मैंने बताया द प्लेस नियर इंग्लैंड जहाँ पर वो सेक्लूड कर देते थे। ईगर बीवर मैंने कहा वो रोडेंट होता है, और हश मनी मैंने बोला क्वाइट होता है। नाउ यू नो दिस। तो ही इज, विराट कोहली इज ए गो गेटर गाय। स्टूडेंट मेड ए बी लाइन इन फ्रंट ऑफ देयर कॉलेज, सो ही हैज़ बीन सेंट टू कोवेंट्री, समवन टू, ही हैज़ बीन सेंट टू कोवेंट्री। यू नो, भाई आपने कहा यार वो दिख नहीं रहा, हमने कहा यार ही हैज़ बीन सेंट टू कोवेंट्री, मतलब उसको एक्सक्लूड कर दिया है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, किसी को ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। योर फ्रेंड द वन हु इज़ वेरी इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग एंड ऑल, यू से ही इज़ एन ईगर बीवर, एंड दिस हश मनी। So this kind of hush money is not going to flourish you for very long. किसी ना किसी दिन आप ट्रैप हो ही जाओगे। तो that is the hush money. Kindly note them. We'll do a few more after this. देखें आगे। To make no bones about, to make no bones about means frank, you can say, does not flatter, you can say, yeah, has no hesitancy in saying the truth. याद है आपको, the one who calls a spade, that is kind of fellow, it says क्या, make no bones about। भी आप कैसे कहते हैं कि I can object to my boss even in a meeting because I make no bones about। अब ऐसा कहना चाहते हैं।
कि आप कहते हैं यार मैं हेजिटेंट नहीं होता हूँ, मैं मुंह पे कहता हूँ, जो गलती है तो बोलनी ही पड़ेगी ना, टू मेक नो बोन्स अबाउट होता है। तो आप ऐसे वाला यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस कि ही मेक्स नो बोन्स अबाउट, मतलब ही कॉल्स स्पेड ए स्पेड, ओपनली मुंह बोलता है, वो फ्रैंक होता है, अबव बोर्ड होता है। दीज आर दी वर्ड्स यूज फॉर मेक नो बोन्स अबाउट होता है। Now you want to know the word bones about. क्या bones about? तो when I was reading the explanation, it was given something like this कि if you recall कि वो जो गेम था, अगर आपको याद है, कहीं देखो एक फ्रेज़ के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं जिससे समझ आ जाए। इससे समझ आता है कि जो महाभारत की गेम हुई उसमें उन्होंने चौसर खेला था, तो वो जो डाइस थी, डाइस वर मेड ऑफ ह्यूमन बोन्स। अर्लियर किस चीज़ की बनती होंगी, तो देवर नॉर्मली मेड ऑफ ह्यूमन बोन्स। तो उसको फिल करके फिर उसको बनाते होंगे, पॉइंट्स लिखते होंगे, उसके 1 2 3 4 5 6 जो डॉट लगे होते हैं, तो दे आर मेड ऑफ ह्यूमन बोन्स। एंड इफ़ यू कॉल, जो शकुनी था उसके अंदर, अगर आपने कभी महाभारत देखा हो बचपन में, तो वो जो ऐसे करके करता नहीं था कि पौ बारह करके उसको किस करता था। तो किस करने का मतलब क्या है, उस सोल को जिसकी वो ह्यूमन बॉडी की वो बोन्स से बनी है, उस सोल को आप कॉल कर रहे हो, उससे फ्लैटर कर रहे हो कि यार मेरे 12 आ जाए, काइंड ऑफ थिंग। यू आर फ्लैटरिंग दैट पर्टिकुलर सोल, यू आर कजोलिंग, यू नो द वर्ड हमने किया था कजोल, कोक्स, तो आप उसे कजोल कर रहे हो, कोक्स कर रहे हो कि यार मेरे 12 आ जाए, यानी आप किसी की फ्लैटरी करते हो। बट आप क्या कह रहे हो कि भैया मैं आई मेक नो बोन्स अबाउट, मैं किसी की फ्लैटरी नहीं करता, मैं तो यह स्टैंडर्ड चलता हूँ। तो दैट इज़ यू मेक नो बोन्स अबाउट होता है। ओके, बोन्स मतलब वो डाइस से आप याद रखिए जो कि बोन से बनी हुई थी। तो वैसे जो पौ बारह करके करता था यानी वो फ्लैटर करता था। तो यहाँ पर आप कैसे हैं, आप किसी को फ्लैटर नहीं करते, आप तो सीधा मुंह पर कहते हो। आप ऐसा करें, आई मेक नो बोन्स अबाउट टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू सिट ऑन द फेंस मतलब जो फेंस लगी हुई है, ना तो आप ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं, ना आप ग्राउंड के बाहर रह रहे हैं, किसी की एक ही साइड नहीं ले रहे हैं। यू सिट ऑन द फेंस रहता है, आपने किसी की एक फेवर नहीं ली है। नॉट सपोर्टिंग ईदर साइड, आप अभी भी अनडिसाइडेड हैं, यू सिट ऑन द फेंस होता है। मतलब आपके लिए मैं ऐसा कहूँ तो नॉर्मली आप ऐसे रहते हैं न्यूट्रल, आप किसी की सपोर्ट नहीं करते, आप ऐसे हैं यार, यू सिट ऑन द फेंस होता है। मींस ना तो आप अंदर वाले के लिए फेंस के अंदर जो है, ना जो फेंस के बाहर है, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप ऐसे हैं, यू सिट ऑन द फेंस होता है। अनश्योर काइंड ऑफ स्टेज में रहते हैं, साइड नहीं लेते। ओके, आई विल नॉट से कि आप न्यूट्रल रहते हैं, बट यू आर not taking side, that's what the case is. Okay, then jump on the bandwagon, we say jump on the bandwagon होता है, means पहले लिख लिया आंसर, to follow the ट्रेंड है, फैशन है। जंप ऑन द बैंड वैगन है। बैंड वैगन वही हुई, वैगन तो आप जानते हैं, वैगन आर वाली वैगन, यानी जो भी ऐसी गाड़ी, और उसके ऊपर बैंड वैगन है जिसके ऊपर बैंड जा रहा है। तो अगर कोई बैंड वैगन जा रहा होता था, आजकल तो बैंड वैगन ऐसा नहीं जाता गली मोहल्लों में, जाता भी होगा तो वहाँ पर मैं गली में खड़े नहीं होते, लेकिन जब ये फ्रेज़ बनी होगी तो जब बैंड वैगन निकलता था तो लोग अपने घरों से बाहर आ जाते देखने के लिए, और कुछ ऐसे मन चले जो उस बैंड वैगन के साथ साथ चल पड़ते थे, जो भी वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है उसके साथ साथ चले गए, काफ़ी दूर तक निकल गए, जैसा हो रहा है वैसा ही करने लगे। बैंड वैगन क्या हुआ, यानी जो उसका ट्रेंड था बैंड वैगन का, वही ट्रेंड आपने भी फॉलो कर दिया और आप भी उसके साथ साथ हो लिए। ये तब की बात है जब पॉपुलेशन इतनी नहीं होती थी, जब हम 10 बिलियन होने वाले नहीं थे, आज से 50 साल पहले। फ्रेज तो बहुत सालों पहले बनी होगी। तो जब तब कोई ऐसा फंक्शन होता होगा या बैंड वैगन निकलता होगा, चाहे वो किसी पॉलिटिक्स के लिए हो, चाहे किसी रिलीजन के लिए हो, या किसी भी बात के लिए हो, तो कई ऐसे लोग जो, तब इतना कोई मारा मारी काम भी नहीं होता था, तब ना तो फेसबुक था, ना ही ट्विटर था, ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप था, तो लोग खाली होते थे। तो जो भी चीज़ में एंटरटेनमेंट मिला तो उसके साथ चलती है, यानी दे फॉलोड दी बैंड वैगन। मीन्स व्हाट,
जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स फॉलो दी ट्रेंड हो जाता है। तो यानी जैसे दूसरे लोग करने लगते हैं वैसे आप भी करने लग जाते हैं। दैट इज व्हाट द जंप ऑन द बैंड वैगन होता है। जैसे इंजीनियर बने तो दुनिया भर इंजीनियर ही बन रही हैं, एमबीए कर रहे हैं तो दुनिया भर एमबीए ही कर रही है। तो ये क्या है, जंप ऑन द बैंड वैगन होता है। एक ही ट्रेंड को सब फॉलो करने लग जाते हैं। देन नॉट क्रिकेट, नॉट क्रिकेट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नॉट, फ्रेज नॉट क्रिकेट? नॉट क्रिकेट मीन्स अनफेयर है। आप कहते हैं भी आपके फ्रेंड ने आपके साथ चीटिंग करी, आपके किसी ने आपको प्रॉमिस करा फिर लास्ट मोमेंट पर डिच कर दिया, तो आप उसे कहते हैं यार दिस इज़ रियली अनफेयर, दिस इज़ अनजस्टिफाइड, यू कैन से दिस इज़ नॉट क्रिकेट। नॉट क्रिकेट मतलब क्या? नॉट क्रिकेट का मतलब ये है भी, देखिए क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट हम क्या मानते हैं? क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ gentlemen. It is considered this way. Cricket is a game of gentlemen. कितने सालों से गेम चल रही है, ठीक है, अभी भी अंपायर होता है और अंपायर ने एक बार आउट दे दिया तो आपको जाना ही होता है। यू कैन नॉट रियली आस्किंग की वाई, इफ़ यू आर आस्किंग वाई यू विल बी पेनलाइज। वो तो पेनल्टी की बात आजकल होने लगी क्योंकि कभी लोग आज की डेट में अग्रेसिव हो जाते हैं एट टाइम्स, बट क्रिकेट की गेम में आप क्यों नहीं पूछ सकते? इफ़ द अंपायर सेड आउट मीन्स आउट होता है। अब डीआरएस तो अभी आया ना, सचिन की बात करें तो सचिन कितनी बारी रॉन्ग डिसीजन पर आउट हुए और उनको जाना पड़ा, बट ही नेवर अटर्ड ए सिंगल वर्ड। द गेम इज़ लाइक दिस, गेम इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट, इज़ अ गेम ऑफ जेंटलमैन होता है। लॉर्ड्स में जहाँ से प्लेयर निकलते हैं, यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू नो इफ़ यू मे बी नोइंग दिस, जहाँ वो गैलरी में से निकलते हैं पेवेलियन से, तो उसकी राइट और जो लेफ्ट वाला विंग है, उन दोनों विंग में जो भी लोग बैठते हैं उनको टाई और कोट में ही बैठना होता है। वो टी शर्ट या ऐसे आधे कपड़ों में नहीं बैठ सकते। दैट इज़ व्हाट द डेकोरम दे हैव टू मेंटेन, समथिंग लाइक दिस ओनली। जेंटलमैन गेम इट इज़ कंसिडर्ड। नॉट क्रिकेट मतलब यू आर नॉट फेयर, वी से लाइक दिस ओनली। ओके, अनदर फ्रेज, टू गिव अप द घोस्ट है, टू डाई। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो में मैंने कराया था आपको टू किक द बकेट, अगर आपको याद है। टू किक द बकेट का मतलब भी टू डाई होता है। मैंने कहा था वो यूफेमिज्म होता है, ह्यूमरस तरीके से इस बात को बोला जाता है, ठीक है। और टू गिव अप द घोस्ट का मतलब है टू डाई होता है। ये भी वही है। उसमें क्या था कि वो बकेट पे चढ़ गया, उसने फांसी लगा ली और नीचे से बकेट को लात मार दी, तो टू किक द बकेट हो गया, मर गया, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर टू गिव अप द घोस्ट मीन्स टू डाई। नॉर्मली मशीन के लिए बोलते हैं, पुरानी हो गई तो हमने कहा यार इट हैज़ गिवन अप द घोस्ट। नॉर्मली पर्सन के लिए नहीं बोला जाता, नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बोल देते हैं। मशीन्स के लिए आई हैव सीन इट पीपल यूजिंग इट, ठीक है। तो टू गिव अप द घोस्ट होता है। हमारे लिए भी यूज़ हो सकता है अगर यूज़ करना चाहें, ऐसा नहीं है। गिव अप द घोस्ट है। अभी घोस्ट क्या चीज़ है भाई? जो हमारी बॉडी है, इट हैज़ रिटेन्ड समथिंग विच इज़ बेसिकली कीपिंग अस अलाइव। मैं बोल रहा हूँ तो मतलब मैं क्या, मैं कौन? इस ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ है जो एनर्जी दे रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन व्हेन आई डाई व्हाट हैपन्स? दैट स्पिरिट इज़ गॉन। वो स्पिरिट जब तक हमारी मेरी बॉडी में है तो हम उसे सोल बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्पिरिट ख़त्म हो जाती है, डेड बॉडी रह जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? यार ये बॉडी रह गई। तो मतलब क्या, वो जो अंदर की जो स्पिरिट चली गई तो उसको क्या बोलते हैं फिर हम? उसे तो फिर सोल नहीं बोलते, उसे तो आत्मा, प्रेतात्मा बोलने लग जाते हैं। तभी तो उसका हम कर्म कांड कराते हैं, फिर ये कहते हैं कि भैया शांति मिले। इसका मतलब क्या? घोस्ट टाइप की तो चीज़ हुई। तो एज लॉन्ग एज दैट स्पिरिट इज देयर इन अवर बॉडी वी कंसिडर इट सोल, बट द मोमेंट इट कम्स आउट ऑफ इट, जैसा हम मानते हैं, मतलब अभी तो प्रूफ कुछ नहीं, जैसा माना सुना उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी से बना कि जब वो बॉडी से बाहर आ जाएगी तो फिर घोस्ट हो जाएगी। तो आपके शरीर ने क्या करा? मेरे शरीर ने, आप पे नहीं लगाता हूँ, मेरे शरीर ने क्या करा कि वो घोस्ट को गिव अप कर दिया, तो डेड हो गया। गिव अप द घोस्ट का मतलब डाई से है, आप नोट करिए। चलिए देखिए कुछ और फ्रेजेस करते हैं। वेर डन 10। वन फ्रेज इज
piping hot. When you say piping hot, we call it extremely hot, very hot we can say. This coffee is piping hot. आपको कोई एस्प्रेसो कॉफ़ी पीछे तो कैसे बनाता है, स्टीम ब्लो करता है उसके अंदर तभी बनाता है, ऊपर तो झाग आ जाती है, लेकिन आप पियोगे तो अंदर बहुत ज़्यादा हॉट होती है, तो वो क्या होगा, अगर आप इमीडिएटली पियोगे तो काफ़ी हॉट रहती है, फिर मुंह भी जल सकता है। तो देन यू टेक सच काइंड ऑफ थिंग, कोई भी लिक्विड या कुछ भी चीज़ के लिए आप कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, देन यू कैन से इट इज़ पाइपिंग हॉट। ओके, तो पाइपिंग हॉट उस केस में कॉफ़ी वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए पाइपिंग हॉट। कैसे पाइपिंग हॉट है, अगर ये मैं जनरल एग्जांपल दे देता हूँ आपको सिगरेट से, कि जो पी रहा है यहाँ से, तो यहाँ तो बर्न होता है, तो यहाँ से जला होता है ना, तो जो अंदर से वो इनहेल करता है, तो ये सारा का सारा टोबैको कहीं ना कहीं बर्न होता होगा, तभी तो उसे फील आती है इस टोबैको। इट मीन्स व्हाट, द होल ऑफ द पाइप इनसाइड इज हॉट, दैट इज व्हाट द पाइपिंग हॉट होता है। तो इट मीन्स यू से समथिंग इज पाइपिंग हॉट, मीन्स वेरी वेरी हॉट। देन इन कैमरा, इन प्राइवेट प्रॉपर्टी, बड़ा सबसे हटकर 2-4-6 लोगों के साथ ही ऐसी हियरिंग की जाती है। कोर्ट में नॉर्मली यूज होता है कि दिस काइंड ऑफ हियरिंग कैन बी डन इन कैमरा। कोई मान लीजिए सेंसिटिव मैटर है, someone has to give some kind of statement but he is not ready, he feels hesitant to deliver such a statement there in publicly, या काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, तो उस केस में वो अपने हो सकता है कुछ ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो उसको खतरा लगता है, वो नहीं बात कर सकता, तो जजेस नॉर्मली कहते हैं कैन वी डू इट इन कैमरा काइंड ऑफ थिंग। सो यू कैन से दिस जजमेंट is based on the arguments done in camera, means पब्लिकली सबके सामने नहीं हुए होते हैं, लेकिन उसकी हियरिंग हुई होती है, जज या जो भी प्रोसिक्यूटर या जो भी लोग होते हैं वो होते हैं 2-4-5 लोग, लेकिन जनता जाकर नहीं बैठ सकती, उसके घर वाले नहीं बैठ सकते, ऐसे लोग, तो वो इन कैमरा हो जाते हैं। ओके, being one's bonnet कहते हैं, being one's bonnet, bonnet मतलब we can say obsession। कार का bonnet होता है, मान लीजिए उसमें कुछ हल्की सी नॉइज आ रही है, तो आप गाड़ी ड्राइव भी करें तो आपको नॉइज आती रहती है, वो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में लगी रहती है कि यार कुछ गड़बड़ है। यानी being one's bonnet का मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो चलती रहती है, जिसके लिए वो हमेशा क्रेजी रहता है या ऑब्सेस्ड रहता है। इससे लाइक दैट, मान लीजिए किसी को वंडरलस्ट है, घूमने का शौक है, तो जब भी आप 4 लोग मिलोगे यार घूमने चलते हैं, तो आप कहते हो यार इसे तो बस हमेशा इसका क्रेज रहता है, ही हैज गॉट अ बी इन हिज बॉनेट रिगार्डिंग ट्रैवलिंग एंड ऑल, वो ऐसा मान लेते हैं कि वो क्रेज हो जाता है, ऑब्सेशन हो जाता है, बी इन वंस बॉनेट हो जाता है। ओके, बाई एंड लार्ज होती है एक फ्रेज, मैं दोनों लिखता हूँ नीचे, और एक होती है बाय एंड बाय। बाय एंड लार्ज का मतलब क्या है, ऑन द होल वी से। बाय एंड लार्ज का मतलब क्या है, ऑन द होल। भाई आपने कुछ स्टडी करी, फिर आपने कहा दिस इज द इशू, दिस इज द इशू, दिस इज द इशू। बाय एंड लार्ज आई कैन से that he was crazy about particular thing, say money। तो आपने कहा ओवरऑल मैं ऐसे कंक्लूड कर सकता हूँ, तो ओवरऑल का मतलब बाई एंड लार्ज, ओवरऑल कंक्लूड करके इंक्लूडिंग एवरीथिंग, दैट्स व्हाट टू से, इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स, से लाइक दैट। तब आप बोलते हैं बाई एंड लार्ज, ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे चल रहा है, बाई एंड लार्ज। एंड बाई एंड बाई का मतलब होता है इवेंचुअली। बाय एंड बाय मतलब भाई आप यहाँ से 0 से शुरू हुए थे, आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू करा, इंग्लिश पढ़ना शुरू करा। अगर आप मेरे साथ रेगुलरली चल रहे हैं तो दिस इज द 4th month वी आर इन सिंस वी स्टार्टेड।
on I think 23rd March or something like this. So in 4 months में what happened? By and by you have learned something. Eventually you have got the confidence that I can do English. That is what by and by है. छोटे छोटे steps में eventually होता है by and by. So let me again do kind of revise this thing. Piping hot हमने कहा पाइप से आया है. इन कैमरा मतलब कैमरा से करा है, यानी कैमरा से जो रिकॉर्डिंग करी है वो सिलेक्टिव पीपल जिनके पास एक्सेस होगा वही देख पाएंगे, यहाँ पर मैं नहीं देख सकते, यानी बड़ा प्राइवेटली मैटर हो जाता है. बीइंग वंस बॉनेट, मैंने कहा कि बॉनेट में अगर बी आ जाए तो नॉइस करेगी, यानी आप समझ पाएंगे, तो वो बीइंग वंस बॉनेट मतलब ऑब्सेशन हो गया. बाई एंड लार्ज हो गया और बाई एंड बाई हो गया. दिस इज ओवरऑल हो गया और दिस इज इवेंचुअली. होप यू अंडरस्टूड. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अ फ्यू फ्रेजेस टू यू अगेन with some kind of origins. Hope you're learning. I wish you revert when you watch videos. Kindly watch them whole. Give your views so that I can improve it in the next time. And if you're learning, that is really good. And I say one suggestion from my side. When you watch videos, kindly make notes. Take a notebook, note down there, then flip pages. Because electronic media, while reading, you do not spend that much of time. If I make a video of 30 minutes, you people watch it in 10 minutes, maybe 30 minutes, but you normally flip. But that is really wrong, but you have to watch it for the whole. But even if, whatever way you are learning, if you note down in the notebook, while noting down, many ideas come to you कि अच्छा मैं ऐसे लिखूंगा, अच्छा ऐसे लिख लेता हूँ, ये शॉर्टकट बना लेता हूँ. इसका मतलब क्या होता है, वो आपकी लर्निंग में आ जाता है. स्कूल में याद है होमवर्क टीचर कराती थी, क्यों? स्कूल में जो पढ़ा है उसे लिखना होता था, आके याद हो जाता था. सेम इफ यू आर डूइंग इट हियर perfectly all right, kindly make some notes with you and I think you will learn it better. Thank you very much for watching. We'll meet again. Thank you very much. God bless you all.